नमस्कार। आज हम भारत के दो स्टॉक मार्केट दिग्गज बीएसई और एनएसई इनकी जो टक्कर चल रही है और निवेश के लिहाज से क्या मौके हैं इस पर बात करेंगे। हमारे पास एक वीडियो विश्लेषण है जो इनके हालिया प्रदर्शन, इनकी रणनीतियों को काफी बारीकी से देखता है। बिल्कुल। तो मकसद ये समझना है कि क्या एक एक्सचेंज मतलब दूसरे से बेहतर दाव है। खासकर बीएसई की जो ये रॉकेट्स जैसी तेजी आई है हाल में, हाँ। और एनएसई जो अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए सही। बीएसई का स्टॉक तो देखिए कमाल कर गया, पर वॉल्यूम का राजा तो अभी भी एनएसई ही है। तो आखिर पर्दे के पीछे कहानी क्या है, चलिए पता लगाते हैं। जरूर। तो वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही Q4 उसके आंकड़े देखें तो बीएसई का रेवेन्यू 75% उछला है, जबकि एनएसई का 18% कम हुआ। हाँ, ये काफी बड़ा अंतर है। और बीएसई का एबिटा मतलब ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई वो 6 गुना बढ़कर 594 करोड़ रुपए हो गई। 6 गुना। हाँ, एनएसई का 8% घटकर 2800 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मानना पड़ेगा उनका बेस बहुत बड़ा है। जी, बेस का फर्क तो है, और अगर पूरे वित्त वर्ष 25 को देखें ना तो तस्वीर और भी साफ होती है। बीएसई का रेवेन्यू 112% बढ़ा, एनएसई का 17%। अच्छा, पूरे साल में 112%? जी, और ऑपरेटिंग एबिटा बीएसई का 120% ऊपर, एनएसई का 28%। नेट मुनाफे में बीएसई 71% आगे, एनएसई 47%। इसमें कुछ वो वन टाइम आइटम्स एडजस्ट करके हैं। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो है बीएसई में वॉल्यूम आधारित ऑपरेटिंग लेवरेज का असर। मतलब जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा, उनकी कमाई लागत के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। अच्छा, ये ऑपरेटिंग लेवरेज वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। तो बीएसई में ये अचानक इतनी तेजी आई कैसे? मुझे याद है उन्होंने कुछ साल पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंसेक्स और बैंकेक्स पर वो फिर से लॉन्च किए थे। हाँ, वो किया था। खासकर वो मंगलवार की वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस। शायद उन्होंने ट्रेडर्स का ध्यान खींचा। बिल्कुल खींचा, लेकिन असली गेम चेंजर था सेबी का नवंबर 2024 का नियम। हाँ, क्या नियम था वो? सेबी ने कहा कि एक एक्सचेंज एक इंडेक्स पर हफ्ते में सिर्फ एक ही एक्सपायरी रख सकता है। अच्छा। अब इससे हुआ क्या कि एनएसई का जो एक तरह का एकाधिकार सा था मल्टीपल एक्सपायरीज पर, वो टूट गया। ओह, अच्छा। और बीएसई की जो मंगलवार वाली एक्सपायरी थी वो एकदम यूनिक बन गई। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी बाजार में बड़ा बदलाव रेगुलेशन से आता है, सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन से नहीं। सही कहा, ये तो बड़ा रणनीतिक मोड़ था। और उनकी कम ट्रांजैक्शन फीस और वो जो वॉल्यूम बढ़ाने पर इंसेंटिव्स देते हैं, उसका भी असर हुआ होगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स पर। बिल्कुल, उन इंसेंटिव्स ने भी काफी मदद की। और फिर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री आसान हुई। और जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो और ट्रेडर्स आते हैं, तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल, एक सकारात्मक चक्र बन गया। राइट। और नतीजा ये कि इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस में बीएसई का मार्केट शेयर वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में जो लगभग 0% था, 0? हाँ, वो उछलकर वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 19% हो गया। वाह, 0 से 19%? बस कुछ ही तिमाहियों में। ये तो वाकई में मतलब बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन एनएसई का क्या, वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एनएसई वॉल्यूम में, प्रोडक्ट्स की रेंज में और लिक्विडिटी में अभी भी लीडर है, खासकर इक्विटी, करेंसी, डेट सेगमेंट, इन सब में। अच्छा। 80% से ज्यादा इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर अब भी उन्हीं का है। और जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं, वो ज्यादातर एनएसई को ही चुनते हैं। तो फिर एनएसई के लिए चिंता की बात क्या है, अगर वो अभी भी लीडर हैं तो? चिंता ये है कि बीएसई ने कंपटीशन तो बढ़ा ही दिया है, और एनएसई का ज्यादातर रेवेन्यू, करीब 82%, वो ट्रांजैक्शन चार्ज पर ही निर्भर है। कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, और दूसरा उनकी लिस्टिंग का मामला, वो अभी भी अटका हुआ है, सेबी की मंजूरी बाकी है, और पुराने जो गवर्नेंस के कुछ मुद्दे थे वो भी एक रिस्क फैक्टर तो है ही। तो बाजार देख रहा है कि एनएसई इस चुनौती का जवाब कैसे देता है। समझ गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वैल्यूएशन। बीएसई का पी रेशियो मैंने देखा करीब 70-71 के आसपास है। ये तो उनके ऐतिहासिक औसत जो शायद 25-35 का था, उससे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है बाजार मानकर चल रहा है कि ये जो ग्रोथ हुई है ये ऐसे ही चलती रहेगी। सही कहा, इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें, मतलब पीक ऑप्टिमिज्म शायद पहले से ही प्राइस्ड इन है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसई ही महंगा है, एनएसई भी सस्ता नहीं है। अच्छा, एनएसई का कितना है? अनलिस्टेड मार्केट में उनका पीई करीब 33 के आसपास चल रहा है, जो उनके अपने ऐतिहासिक दायरे 25-35 के ऊपरी सिरे पर ही है। तो मुद्दा ये है कि दोनों ही एक्सचेंजों के मौजूदा भाव में भविष्य की बहुत अच्छी ग्रोथ पहले से ही शामिल मान ली गई है जी। इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी गलती की गुंजाइश वो कम हो जाती है। मतलब अगर उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं हुई या मान लीजिए एफएनओ वॉल्यूम किसी वजह से घटते हैं, बिल्कुल, तो फिर खासकर बीएसई की कमाई और उसके वैल्यूएशन पर दबाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बीएसई ने निश्चित रूप से एक जबरदस्त वापसी की है। इसमें नए प्रोडक्ट्स, रणनीतिक कदम और नियमों के बदलाव का बड़ा हाथ रहा। जी। एनएसई लीडर तो है, पर अब उसे बढ़ते हुए मुकाबले और लिस्टिंग वाली अनिश्चितता, इन दोनों से निपटना है। बिल्कुल। निवेश के लिहाज से देखें तो जैसा हमने कहा, दोनों ही काफी महंगे नजर आ रहे हैं। बीएसई का जो ऊंचा पीई है वो बहुत ज्यादा आशावाद दिखा रहा है और एनएसई भी कोई बार्गेन नहीं है। तो इसलिए पैसा लगाने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो ग्रोथ दिख रही है ये टिकाऊ है और क्या मौजूदा कीमत पर काफी सुरक्षा मिल रही है। सही बात है। और आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। बताइए कि क्या डेरिवेटिव्स में बीएसई की ये जो बढ़त है, जो मार्केट शेयर उन्होंने हासिल किया है, क्या ये टिकाऊ है या ये सिर्फ रेगुलेटरी बदलाव और वो शुरुआती ऑफर्स का एक अल्पकालिक असर है जो शायद वक्त के साथ कम हो जाए, खासकर अगर एनएसई कोई बड़ा जवाबी कदम उठाता है तो? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही शायद तय करेगा कि आगे चलकर कौन बाजी मारता है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए।